हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी भाग 2 जो कृतिका की है उसके अंतिम अध्याय को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ और जिसके लेखक है अज्ञेय। पिछले 4 वीडियो में हम लोगों ने माता के आंचल, जॉर्ज पंचक की नाक, साना साना हाथ जुड़िए और यही ठैया झुलनी है रानी हो रामा के चारों अध्याय को काफ़ी अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ एमसीक्यू सीरीज के लगाते हुए हम लोगों ने चारों वीडियो को कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग का ये अंतिम वीडियो रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो सीरीज जो चल रहा है 6 to 8 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिन्होंने पेपर 1 में मातृभाषा के रूप में हिंदी विषय का चयन किए होंगे। तो चलते हैं, आज हम लोग अंतिम अध्याय को पढ़ते हैं, जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ और जिसके लेखक है अज्ञेय। तो इनके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, एक एक सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आंखों के सामने नहीं आता और जो घटित अनुभव में नहीं आता वो आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति डैश हो जाती है। तो क्या हो जाती है? वह प्रत्यक्ष हो जाती है। इसी प्रकार से आपके ये सवाल दे दिए जाएंगे और वहाँ पर 4 ऑप्शन बना के पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो ये प्रत्यक्ष। अगला पॉइंट है कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया है? तो पत्थर में मलब की उजली छाया को देखकर। ठीक है, वो अपने आप को किस तरह से महसूस करते हैं कि हिरोशिमा की घटना एक प्रत्यक्ष घटना थी, तो पत्थर में मलब की उजली छाया को देखकर ये बात स्पष्ट हो पाती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अज्ञेय ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए हैं? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर से वह प्रारंभिक शिक्षा हासिल किए हैं। अगला पॉइंट है कि अज्ञेय ने बीएससी की डिग्री कहाँ से हासिल किए हैं? तो ये आपका है लाहौर से। अगला पॉइंट है कि किसके बिना लेखक को इस बात का उत्तर नहीं मिल पाता कि वह क्यों लिखते हैं? तो लिखे बिना। जब तक आप कुछ नहीं लिखिए तो आपको कैसे पता चलेगा कोई चीज़ के बारे में? ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि किसके बिना लेखक को इस बात का उत्तर नहीं मिल पाता कि वह क्यों लिखते हैं, यानी कि पाठ का जो नाम रखा गया है कि वह मैं क्यों लिखता हूँ। तो जब तक आप कोई चीज़ को नहीं लिखिएगा तब तक आप कोई चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है कि किस आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेय को जेल जाना पड़ा था? तो क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन के कारण अज्ञेय जो लेखक हैं उन्हें जेल जाना पड़ा था। अगला पॉइंट है कि क्या देखकर लेखक को एक थप्पड़ सा लगा था? तो छाया को देखकर लेखक को एक थप्पड़ सा महसूस हुआ था। अगला पॉइंट है कि लेखक को हिरोशिमा की समूची ट्रेजेडी किस पर लिखी हुई महसूस होती है? तो पत्थरों पर लिखी हुई महसूस होती है। अगला पॉइंट है कि आज़ादी के बाद किस कविता पर अज्ञेय का व्यापक प्रभाव था? तो हिंदी में। ठीक है, आज़ादी के बाद किस कविता पर अज्ञेय का व्यापक प्रभाव था? तो हिंदी भाषा में। अगला पॉइंट है कि किसकी छाप अज्ञेय के संपूर्ण जीवन पर मिलती है? तो बौद्धिकता। अज्ञेय किसकी छाप अज्ञेय की संपूर्ण जीवन शैली पर मिलती है? तो आपका बौद्धिकता पर मिलती है। अगला पॉइंट है कि अज्ञेय के लेखन में किसकी पहचान की समस्या है? तो व्यक्तिकता। ठीक है, व्यक्तिकता की पहचान। सवाल क्या है कि अज्ञेय के लेखन में किसकी पहचान की समस्या है? समस्या क्या चीज़ की है? तो व्यक्तिकता की समस्या है। अगला पॉइंट है कि निमित्ता का क्या अर्थ होता है? तो निमित्ता का अर्थ होता है कारण। ठीक है, निमित्ता का क्या अर्थ होता है? तो कारण होता है। अगला पॉइंट है कि कोई भी कृतिकार किसे एक सहायक यंत्र की तरह काम करता है? तो बाहरी दबाव। ठीक है, बाहरी दबाव के कारण आप बहुत चीज़ें क्या होती हैं? बदल सी जाती है। ठीक है, बाहरी प्रेशर के चलते आप देखते होंगे बहुत कुछ आप अलग सोचते हैं लेकिन अलग लिखना पड़ता है। तो किसके कारण होता है? तो बाहरी दबाव के कारण। अगला है कि अज्ञेय ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ लिखी है? तो भारत में लिखी है। अगला पॉइंट है कि अज्ञेय ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखी है? तो ये आपका रेलगाड़ी में। कहाँ पर लिखे हैं? ये जो कहानी लिखे थे कि मैं क्यों लिखता हूँ, ये कहाँ पर लिखे हैं? तो ये आपका रेलगाड़ी में बैठकर। अगला है कि भगदूत चिंता अरि को करुणा प्रभमाया इंद्रधनुष रौदे हुए आंगन के पार द्वारा किनकी काव्य संग्रह है? तो ये अज्ञेय द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये सभी क्या है? इनकी काव्य संग्रह है। ये सभी का नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये सभी अज्ञेय के द्वारा लिखी गई काव्य संग्रह है। अगला पॉइंट है कि मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के अनुसार कोई व्यक्ति बिछौने पर किसके बजने तक पड़ा रहता है? अलार्म। ठीक है, जब तक अलार्म नहीं बज जाता है तब तक व्यक्ति अपने बिछौने पर सोया रहता है। अगला पॉइंट है कि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए पाठ में अज्ञेय ने किसकी चर्चा की है? तो कविता की चर्चा की है। अगला पॉइंट है कि त्रिशंकु एवं आत्मनेपद निबंध किसकी रचना है? तो ये अज्ञेय की है। अगला पॉइंट है कि हिरोशिमा की घटना किसका भयानक दुरुपयोग है? तो विज्ञान का। ठीक है, विज्ञान का
डेवलपमेंट तो हो गया है, लेकिन इसके चलते हिरोशिमा की जो घटना हुई है वह काफ़ी भयानक घटना थी। अगला पॉइंट है कि किससे अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अनुवादित किया है, तो अज्ञे। ठीक है, जापानी हाइकू कई कविताओं को अज्ञे ने रूपांतरित किए हैं, अनुवाद किए हैं। अगला पॉइंट है कि तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक कविता संग्रह का संपादन किसने किया है, तो ये अज्ञे किए हैं। अगला पॉइंट है कि अज्ञे का समग्र काव्य सदा नीरा नाम से कितने खंडों में संकलित हुआ है, तो 2 खंडों में संकलित किया गया है। ठीक है, अज्ञे द्वारा समग्र काव्य सदा नीरा कितने खंडों में संकलित किया गया है, तो 2 खंडों में। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अज्ञे ने कौन सा समाचार पत्र पढ़ा, तो हिरोशिमा में अणु बम गिरने का। ठीक है, अज्ञे कौन सा समाचार पत्र पढ़े, तो हिरोशिमा में जो अणु बम गिरा था उसके बारे में। अगला पॉइंट है कि अज्ञे ने युद्ध काल में भारत की किस सीमा पर देखा कि भारत सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते हैं, तो पूर्वी सीमा में। ठीक है, पूर्वी सीमा में देख रहे थे अज्ञे कि बम फेंककर जो सैनिक है कई मछलियों को, हजारों मछलियों को मार देते हैं, तो ये कौन सी सीमा में, तो पूर्वी सीमा में। अगला पॉइंट है कि मैं क्यों लिखता हूँ है क्या, एक तरह का ये क्या है, तो एक तरह का ये निबंध है। अगला पॉइंट है कि लेखक को कहाँ जाने का अवसर मिला है, तो जापान जाने का अवसर मिला है। अगला पॉइंट है कि रचनाकार की कौन सी व्यवस्था उसे लेखन के लिए मजबूर करती है, तो भीतरी, जो जब अंतरात्मा से कोई चीज़ लिखने के लिए आपको जब तक प्रेरित नहीं करेगा तब तक आप कोई चीज़ नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, तो उसी टाइप से है कि रचनाओं की कौन सी व्यवस्था लेखन के लिए आपको मजबूर करती है, तो भीतरी इच्छा जो होती है। अगला पॉइंट है कि किसके अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तो रचना पैदा होती है, तो अज्ञे ये बात बोले। अगला पॉइंट है कि अपने जापान दौरे के दौरान अज्ञे ने कहाँ जाकर अणु बम से पीड़ित लोगों को देखा, तो हिरोशिमा में। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु जो हमला हुआ था उसको देखने के लिए जापान गए हुए थे। ठीक है, अज्ञे। अगला पॉइंट है कि अज्ञे को जापान दौरे के दौरान कहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोगों की भेंट हुई थी, तो अस्पताल में वह देखे थे, जो हिरोशिमा के बम विस्फोट में घायल हुए थे, उसको देखने के लिए वह जापान गए थे। ठीक है, हिरोशिमा कविता के माध्यम से किसने अपनी बातों को स्पष्ट कहा, तो ये अज्ञे बोले। ठीक है, हिरोशिमा की घटनाओं को कौन वर्णित किया है, तो अज्ञे। अगला पॉइंट है कि हिरोशिमा कविता अज्ञे की किस काव्य संग्रह का संकलित है, तो अरि ओ करुणा प्रभामय। ठीक है, अरि ओ करुणा प्रभामय। अगला पॉइंट है कि पाठ के आधार पर कृतिकार के लिए गहरी चीज क्या है, अनुभूति। अगला पॉइंट है कि निम्न में से कौन संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेता है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है, तो अनुभूति। अगला पॉइंट है कि किस लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभवों की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में अधिक मदद करती है, तो ये बात अज्ञे बोलते हैं अपने अनुभव के आधार पर। अगला पॉइंट है कि अज्ञे लेखन के लिए किसे अधिक महत्व देते हैं, तो अनुभूति। आपको अनुभूति होना काफ़ी जरूरी होता है। अब हम लोग इस पाठ से संबंधित जितने भी MCQ क्वेश्चन है उसको हम लोग करने वाले हैं। करीबन टॉप 50 MCQ क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके सहायक आचार्य शिक्षक पाली के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम लोग मैं क्यों लिखता हूँ से जितने भी MCQ क्वेश्चन हो सकते हैं एक एक करके करते हैं। पहला और इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है। पहला है अज्ञे, दूसरा है रुद्र, तीसरा है निराला, चौथा है मधु कंकरिया। तो मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है, तो अज्ञे है। दूसरा सवाल है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। पहला है सच्चिदानंद अज्ञे, दूसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे, तीसरा है महेंद्रानंद वात्सल्य अज्ञे और चौथा है धीराजानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है आपका बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे। अगला सवाल लेते हैं हम लोग कि अज्ञे का जन्म कहाँ और कब हुआ था। पहला है 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया कुशीनगर में, दूसरा है 1913 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बनारस में, तीसरा 1908 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर में, चौथा है 1910 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो तीसरा का जो सही उत्तर है 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया यानी कि कुशीनगर में अज्ञे का जन्म हुआ था। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि अज्ञे ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, चौथा है जम्मू कश्मीर। तो प्रारंभिक शिक्षा उनकी जम्मू कश्मीर से हुई है, 4 का टी। अगला सवाल है कि अज्ञे ने BSc की डिग्री कहाँ से हासिल की है। पहला श्रीनगर, दूसरा है बनारस, तीसरा है लाहौर, चौथा है पटना। तो BSc की डिग्री वह लाहौर से हासिल की है। अगला सवाल है
कि किस आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञे को जेल जाना पड़ा था? साहित्यिक आंदोलन, दूसरा है क्रांतिकारी आंदोलन, तीसरा है सामाजिक आंदोलन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण अज्ञे को जेल जाना पड़ा था? तो क्रांतिकारी आंदोलन के कारण। अगला सवाल है कि आज़ादी के बाद किस कविता पर अज्ञे का व्यापक प्रभाव पड़ा था? तो ये आपका हो जाएगा हिंदी। अगला सवाल है कि कविता के अलावा अज्ञे ने किस विधाओं के लेखन किए हैं? पहला है कहानी, दूसरा उपन्यास, तीसरा यात्रा वृत्तांत और चौथा उपयुक्त में से सभी। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त में से सभी। अज्ञे ने ये सभी काम किए, यानी कहानी भी लिखे हैं, उपन्यास भी है और यात्रा वृत्तांत एवं निबंध भी लिखे हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किसकी छाप अज्ञे के संपूर्ण लेखन में मिलती है? पहला है सामाजिकता, दूसरा है राजनीतिक, तीसरा है बौद्धिकता या इनमें से कोई नहीं। तो उनके संपूर्ण लेखन में जो मिलती है वह है बौद्धिकता। अगला सवाल है कि आगे के लेखन में निम्न में से किसकी पहचान की समस्या है? बौद्धिकता, दूसरा है व्यक्तिकता, तीसरा है सामाजिकता, चौथा है राजनीतिकता। तो 10 का जो सही उत्तर है वह आपका व्यक्तिकता। अगला सवाल है कि भगनदूत, चिंता, अरि ओ करुण प्रभामयी, इंद्रधनुष रौद्र हुए, ये आंगन के पार द्वार किनकी काव्य संग्रह, ये सभी किनकी काव्य संग्रह है? ये आपका अज्ञे की है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस उपन्यास की रचना अज्ञे ने की है? बहती गंगा, दूसरा है शेखर एक जीवन, तीसरा नदी के द्वीप, चौथा बी और सी दोनों। तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, शेखर एक जीवन और नदी के द्वीप। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी कहानी संग्रह अज्ञे की है? पहला है विपथगा, दूसरा है शरणार्थी, तीसरा है जयदोल और उपयुक्त में से सभी। तो 13 का हो जाएगा ये डी, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि त्रिशंकु एवं आत्मनेपद निबंध की रचना किसने की है? ये आपका है अज्ञे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा यात्रा वृत्तांत अज्ञे की है? तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा डी, अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा मछली, ये दोनों अज्ञे की यात्रा वृत्तांत है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने अनेक जापानी हाइकू कविताओं का अनुवाद किया है? तो आपका हो जाएगा अज्ञे। अगला सवाल है कि तार सप्तम, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक कविता संग्रह का संपादन किसने किया है? तो ये आपका है अज्ञे। अगला सवाल है कि अज्ञे का समग्र काव्य सदानीरा नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा 2 खंडों में। अगला प्रश्न है कि अज्ञे को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 19 का हो जाएगा डी, बी और सी दोनों, अर्थात साहित्यिक अकादमिक और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों मिला है। अगला प्रश्न कि मैं क्यों लिखता हूँ है एक प्रकार क्या है? निबंध है। अगला प्रश्न है कि रचनाकार की कौन सी व्यवस्था उसे लेखन के लिए मजबूर करती है? तो आपका भीतरी। ठीक है, भीतरी। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तो रचना पैदा होती है? तो 22 का हो जाएगा अज्ञे के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता के माध्यम से किसने अपनी बात को स्पष्ट किया है? तो अज्ञे। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता अज्ञे के किस काव्य संग्रह में संकलित है? 24 का सही उत्तर हो जाएगा अरि ओ करुणा प्रभामयी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में अधिक मदद करती है? तो ये अज्ञे के अनुसार। अगला प्रश्न है कि अज्ञे लेखन के लिए किसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो आपको अनुभूति को। 26 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि किसके बिना लेखन को इस बात का उत्तर नहीं मिल पाता है कि वह क्यों लिखते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का सही उत्तर हो जाएगा लिखे बिना। जब तक आप कोई चीज़ नहीं लिखेंगे तब तक आपको अनुभूति नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि अभ्यंतर शब्द का क्या अर्थ होता है? 28 का सही उत्तर हो जाएगा बी और सी, अर्थात भीतरी और अंदरूनी। अभ्यंतर का अर्थ क्या होता है? भीतरी और अंदरूनी, अर्थात बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन लिखने का कारण हो सकता है? 29 का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला सवाल है कि उन्मेष शब्द का क्या अर्थ होता है? उन्मेष शब्द का अर्थ होता है आपका प्रकाश भी होता है और दीप्त भी होता है, अर्थात बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है कि निमित्ति का क्या अर्थ होता है? इसका हो जाएगा कारण। निमित्ति का अर्थ कारण होता है। अगला प्रश्न है कि कोई भी कृतिकार किसे एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है? तो ये हो जाएगा बाहरी दबाव। अगला प्रश्न है कि मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के अनुसार कोई व्यक्ति बिछौने पर किसके बजने तक पड़ा रहता है? तो आपका हो जाएगा अलार्म। अगला प्रश्न है कि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए पाठ में अज्ञे ने किनकी चर्चा की है? कहानी की, उपन्यास की, कविता की या इनमें से किसी की नहीं। तो 34 का हो जाएगा कविता की। अगला प्रश्न है कि अज्ञे किस संकाय के विद्यार्थी हैं? पहला है कला, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है वाणिज्य या इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञे जो है वह BSc की है, अर्थात विज्ञान। 35 का हो जाएगा बी।
अगला प्रश्न कि आगे ने निम्न में से कौन सा समाचार पढ़े हैं? तो हिरोशिमा में अणु बम गिरने का। अगला प्रश्न कि आगे ने युद्ध में भारत की किस सीमा पर देखा कि भारतीय सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते हैं? उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पश्चिमी सीमा या पूर्वी सीमा? तो इसका हो जाएगा पूर्वी सीमा। अगला सवाल है कि लेखक को कहाँ जाने का अवसर मिला है? जापान, भूटान, श्रीलंका या बर्मा? तो लेखक कहाँ जा रहे हैं? हिरोशिमा देखने वाली जो घटना स्थान है कहाँ है? तो जापान में। अगला है कि अपने जापान दौरे के दौरान आगे ने कहाँ जाकर अणु बम से पीड़ित लोगों को देखा? टोक्यो में, अमेरिका में, हिरोशिमा में या नागोया में? तो कहाँ पर देखे थे? हिरोशिमा में। अगला प्रश्न कि आगे को जापान दौरे के दौरान कहाँ रेडियम पदार्थ के आहत लोगों से भेंट किए थे? तो ये आपका हो जाएगा अस्पताल में देखे थे। अगला सवाल कि पाठ के आधार पर कौन कृतिकार के लिए गहरी चीज है? तो 41 का हो जाएगा अनुभूति। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन संवेदना और कल्पना के सारे उस सत्य को आत्मसात कर लेता है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका अनुभूति। 42 का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कि जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित अनुभव में नहीं आया, वह आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति डैश हो जाता है? तो हो जाता है प्रत्यक्ष हो जाता है। अगला प्रश्न कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया है? तो पहला है पत्थर में मानव की उजली छाया देखकर, दूसरा है प्रेतात्मा को देखकर, तीसरा है हिरोशिमा के लोगों को देखकर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पत्थर में मानव की उजली छाया देखकर। 44 का ए। अगला प्रश्न है कि क्या देखकर लेखक को एक थप्पड़ सा लगा? छाया, तलाश, वृद्ध या विधवा? तो एक छाया को देखकर लगा था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लेखक को हिरोशिमा की समूची ट्रेजेडी किस पर लिखी हुई महसूस हुई थी? कागज पर, दीवार पर, पत्थर पर या पुस्तकालय पर? तो ये हुआ था उनको पत्थर पर। अगला प्रश्न है कि आगे ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ लिखी थी? जापान में, भारत में, अमेरिका में या श्रीलंका में? तो कहाँ पर कविता लिखे थे? भारत में। अगला प्रश्न कि आगे ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखे हैं? जंगल में, बस में, हिरोशिमा में या रेलगाड़ी में? तो ये जो कविता लिखे है वो आपका रेलगाड़ी में लिखे। अगला प्रश्न कि हिरोशिमा पर लिखी कविता किस दबाव का परिणाम है? अंततः, बाह्य, केवल ए और ए बी दोनों? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा डी, बाह्य भी था और केवल अपने आप से भी था। ये सॉरी अंत्य था और बाह्य दोनों था। ठीक है, ए और बी दोनों। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है कि हिरोशिमा की घटना निम्न में से किसका भावनात्मक दुरुपयोग है? ये आपका है विज्ञान। तो ये आगे से संबंधित हम लोग का जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सहायक आचार्य शिक्षक पाली के दृष्टिकोण से हम लोगों ने कर लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक इन सारे पार्ट का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, जरूर जाके आप लोग देख लीजिए। कई सवाल आपके सहायक आचार्य शिक्षक पाली में यहाँ से पूछे जाएंगे। आप लोग ग्रामर पोर्शन को भी अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर सवाल आपके ग्रामर पोर्शन से पूछे जाएंगे। और ये पार्ट से जितने भी सवाल हो सकते थे हम लोगों ने पूरे प्लेलिस्ट में अच्छे से पूरे पार्ट को पढ़ लिया है, चाहे क्षितिज हो चाहे कृतिका हो। दोनों पुस्तक के जितने भी अध्याय हैं उनके टोटल MCQ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, MCQ क्वेश्चन हो सकते थे, दोनों चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कर लिया है। यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। धन्यवाद।